Let's start this chapter number 2, The Sound of Music, Part 1, Everly Glennies, Listen to Sound Without Hearing It. Before you read पढ़ लेते हैं, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels. Far more deeply than any of us, that is why she expresses music so beautifully. यहाँ पर जो एवली ग्लेनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि गॉड ने क्या किया है, उसकी जो सुनने की पावर है उसको ले लिया है, लेकिन उसको ना कुछ और उसको रिटर्न में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है. मतलब कि जो चीज़ हम सुनते हैं ना वो उस चीज़ को फील करती है. एवली ग्लेनी कैन फील थिंग्स एंड फार मोर, उससे ज़्यादा जिस तरीके से वो चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, साउंड्स को डिस्क्राइब करती है ना, म्यूज़िक टोन्स वगैरह हो गए उनको डिस्क्राइब करती है, वो हम लोग में से कोई भी नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. Now let's read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. यहाँ पर जो इसके बाद जितनी भी स्टोरी दे रखी है वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से एक जो लड़की थी जिनका नाम था एवली ग्लेनी, वो अपनी डिसेबिलिटी, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को छोड़कर, मतलब कि शी कांट हेयर, ठीक है ना, तो कितने लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सुन नहीं पा रही है और इस तरीके से म्यूज़िक की करियर चूज़ कर रही है, तो इट इज़ नॉट गुड. बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे, बट किस तरीके से उसने फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को छोड़कर अपने लिए लड़ा और अपने करियर को उन्होंने क्या क्या फॉलो किया. चलिए देखते हैं स्टोरी को. Rush crouched herself for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. देखो यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर जो स्टोरी होती है वो शुरू होती है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को दिखाते हुए, जहाँ पर बताया जाता है कि एक बहुत भीड़ होती है. ठीक है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, सब अपने पोजीशन के लिए इधर से उधर धक्का मुक्की कर रहे होते हैं. लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं लोगों को इधर से, मतलब कि ट्रेन के अंदर जाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं. तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत स्लाइटली, मतलब कि वो 17 ईयर्स से नीचे की नहीं लग रही होती है, मतलब कि शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, वहाँ पर दिखाया जाता है. एंड वो बहुत नर्वस होती है बट एक्साइटेड भी हो जाती है जब उसने वाइब्रेशन सुना ट्रेन का, अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन है कि जब उसने वाइब्रेशन को फील किया, जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तब वो बहुत एक्साइटेड हो गई. क्योंकि उसका पहला दिन था एक लंदन में एक एकेडमी है जो बहुत फेमस है, म्यूज़िक एकेडमी. इसका नाम है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एंड इवन डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश फार्म का यहाँ पर ये रिफ़र किया गया कि जो लड़की है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है. तो अब किसी के लिए भी ना बहुत डराने वाली बात होगी कि कोई स्कॉटिश फार्म से बिलोंग करती है और वो इतने बड़े पोस्ट पर, इतने बड़े म्यूज़िक एकेडमी में जा रही है. ठीक है, तो उसके लिए बट ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी ना, इसने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस्ड किया. एंड इवन उससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो प्रोफाउंडली डीफ थी, यानी कि शी कांट एबल टू हेयर थिंग्स. ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लोग जो होते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शी इज़ डीफ एंड हाउ कुल शी हेयर, मतलब कि किस तरीके से वो सुन सकती है. तो अब वो डीफ है तो उसने कितने सारे क्रिटिसाइजेस को, चैलेंजेस को फेस किया, ये बताया गया है. Now let's see. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. देखो, जो एवली ग्लेनीज़ की जो हेयरिंग जो पावर थी ना सुनने की, वो धीरे धीरे गई, यानी कि अचानक से नहीं चली गई, वो बहुत धीरे धीरे स्टेप्स से कुछ थोड़े थोड़े पीरियड ऑफ टाइम पर वो क्या होती है, लॉस होते गया. तो उसकी मम्मी को आज तक पता था कि जब व्हेन शी वाज 8, जब वो 8 साल की थी, जब एवली वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, जब उसकी मदर उसको बुलाती है, जब उसका नेम लेती है, तो वो मूव नहीं करती. तो उसकी जो मॉम होती है वो रियलाइज़ करती है कि वो सुन नहीं पा रही, शी हैडंट हियर, यानी कि उस बात को उसने नहीं सुना. यहाँ पर जो इज़ाबेल ग्लेनी, यानी कि यहाँ पर जो एवली ग्लेनी की जो मॉम है उनका नाम इज़ाबेल ग्लेनी है. फॉर अ क्वाइट अ वाइल एवली मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. देखो, कुछ समय के लिए एवली ने मैनेज कर लिया. कॉन्सल का मतलब होता है हाइड करना. तो ये कुछ समय के लिए तो मैनेज कर लेती है, हाइड कर लेती है, छुपा लेती है इस बात को कि उसकी जो डीफनेस है डे बाय डे कम होते जा रही है, वो सुन नहीं पा रही डे बाय डे. ठीक है, जो हेयरिंग पावर है उसकी दिन ब दिन क्या हो जाती है, लॉस होते जा रही है. तो अब वो फ्रेंड्स और टीचर से छुपा तो रही थी, बट जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे ना, ग्रेड जो थे ना, वो बहुत गिर गए थे. सुनने की जो उसकी पावर थी डे बाय डे कम होती जा रही थी. बिकॉज ऑफ दैट उसके जो मार्क्स थे, ग्रेड्स थे, बहुत कम हो गए. एंड जो हेड मिस्ट्रेस, यानी कि जो एवली ग्लेनीज़ की जो टीचर थी, वो सजेस्ट करती है एवलीज़ ग्लेनीज़ के पेरेंट्स को कि वो क्या करे,
एमिली को एक अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास ले जाए. So, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of a gradual nerve damage. They would advise that she should be fitted with a hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Emily. तो वहाँ पर जब जैसे वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं एमिली ग्लेनिस के पेरेंट्स, तो वो डिस्कवर करते हैं कि जो एमिली ग्लेनी थी ना, उसकी जो हियरिंग पावर थी वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब बहुत लो हो चुकी थी. बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि एक ग्रेजुअल नर्व की वजह से एक नर्व डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पा रही थी. डे बाय डे उसकी जो सुनने की पावर थी वो कम होते जा रही थी. एंड वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप क्या करो, ये हियरिंग एड्स लगवा लो एंड उसको एक डीफ के स्कूल में भेज दो, जहाँ पर डीफ बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं ना, उसके स्कूल में भेज दो. तो जो एवेली होती है वो क्या बोलती है कि उस समय ना मुझे सब कुछ ब्लैक दिखने लगा, यानी कि एवरीथिंग लुक सडनली लुक ब्लैक, यानी कि सब कुछ, मतलब यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है कि यहाँ पर उसके लिए सब कुछ काला हो गया, यानी कि उसकी ज़िंदगी थी ना वो बहुत अजीब हो गई, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं हो रहा था. शी वॉज अनलकी, शी सेड. But Emily was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. यहाँ पर जो एमिली होती है वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थी. वो कह रही थी कि वो अभी भी डिटरमाइंड है, यानी कि उसके अंदर अभी भी वो पावर है, उसके अंदर इच्छा है कि वो क्या कर सके, एक नॉर्मल से ज़िंदगी जी सके, अपने इंटरेस्ट को, यानी कि म्यूज़िक के इंटरेस्ट में क्या कर सके वो और आगे बढ़े. सो वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन वो क्या देखती है, एक लड़की जो होती है ना, जाइलोफोन जो होता है, जाइलोफोन आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स होते हैं, बड़े बड़े वुडन बार्स कह सकते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, उनके अलग अलग ट्यून्स होते हैं. तो वो एक लड़की को देखती है इसको बजाते हुए, तो उसके अंदर भी इच्छा आती है और वो भी डिसाइड करती है कि वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगी, प्ले करेगी. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he will say. Try to sense in some other way. Okay, so बहुत से टीचर्स ने एमिली ग्लेनिस को क्या किया, डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर सकती, क्रिटिसाइज़ किया कि तुम डीफ हो, यू कांट प्ले म्यूज़िक. बहुत लोगों ने उनको क्या किया, एमिली ग्लेनिस को डिस्करेज किया. बट यहाँ पर एक परक्यूशनिस्ट थे, यानी कि यहाँ एक रॉन फ्रॉप्स नाम के एक पर्सन थे, मतलब कि जो ड्रम बजाते थे, तबला बजाते थे, पियानो बजाते थे, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जिनको बजाना आता था उनको हम लोग परक्यूशनिस्ट कहते थे. तो वहाँ पर एक रॉन फ्रॉप्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटेंशियल स्पॉट कर लिया कि जो एमिली ग्लेनिस का जो पोटेंशियल है उन्होंने स्पॉट किया. पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक क्वालिटी होती है, जो एक एबिलिटी होती है जो फ्यूचर के साथ, टाइम के साथ क्या कर सके और डेवलप हो सके. तो उन्होंने क्या कर लिया, ये स्पॉट कर लिया और उन्होंने क्या किया, दो बड़े से ड्रम्स को लिया एंड वो भी डिफरेंट नोट्स के लिए, ठीक है. दो बड़े से ड्रम्स लिए, उन्होंने कहा कि देखो, डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, अपने कानों से इसको सुनने की कोशिश मत करो, मतलब कि कुछ अलग वे से इसको सेंस करनी, यानी कि वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो ये बात ना एमिली बताती है कि जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे दो ड्रम्स लिए, उन्होंने मुझे कहा कि इसको सुनने की मत करो, इसको सेंस करो, यानी कि इसको वाइब्रेशन के थ्रू इसको पहचानो. बट उसके बाद बताती है कि सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, हायर ड्रम को ना वेस्ट के अप से, जो वेस्ट होती है उसके अप से मैं क्या कर रही थी, हायर ड्रम्स को सुन पा रही थी. एंड जो लोअर वेस्ट के नीचे से मैं क्या, जो लोअर ड्रम था मैं उसको सुन पा रही थी. तो Forbes repeated the exercise and soon Emily discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. एंड इसके बाद जो रॉन फ्रॉप्स उन्होंने इस एक्सरसाइज को बहुत बार रिपीट किया, प्रैक्टिस करवाया, तो उसके बाद एमिली को पता चला कि वो क्या कर सकती है, कुछ नोट्स को, कुछ टोन्स को वो अपने बॉडी पार्ट से सेंस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. तो यहाँ पर जो एमिली ग्लेनी होते हुए बताती हैं कि मैं सीख चुकी थी स्टेप्स को कि किस तरीके से अपने माइंड और बॉडी को मैंने साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए खोल दिया. यानी कि शी वॉज एक्सप्रेसिंग कि अब मैं साउंड्स को और वाइब्रेशन को अपने माइंड और बॉडी से सुन सकती हूँ, अब मुझे ईयर की ज़रूरत नहीं है, शी सेड. और बाकी जितना भी कुछ था ना, ये सब छोड़ के अब जितना मुझे करना था वो था कि मुझे मेरे अंदर एक शी डिटर्मिनेशन रहनी चाहिए, यानी एक पर्पज़ होना चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक हार्ड वर्क करना चाहिए मुझे. शी सेड कि अगर मुझे बाकी जितना कुछ मेरे पास, तो अभी मेरे पास आ गया कि मैं साउंड्स को अपनी वाइब्रेशन के थ्रू, बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या कर पा रही हूँ, सेंस कर पा रही हूँ. अब बाकी जितना था मेरा हार्ड वर्क था और शी डिटर्मिनेशन था, शी सेड. Fourth, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. She gradually moved from the orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards.
उस समय के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम को टूर किया, यानी कि उन्होंने पूरे यूनाइटेड किंगडम घूम चुकी थी वो भी यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है, कुछ यंग म्यूजिशियंस होते हैं जो कम उम्र के होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जो अलग अलग काम, जैसे कोई पियानो बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई सिंग करता है, कोई, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर मतलब कि ये कह सकते हैं एक ग्रुप होता है इन लोगों का। तो उन ग्रुप के साथ वो पूरे यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने टूर किया एंड जब वो 16 ईयर्स की थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी लाइफ बनानी, यानी कि अब मुझे सिर्फ म्यूज़िक ही को रखना है अपने करियर में, मतलब लाइफ के लिए मुझे म्यूज़िक ही करियर को चूज़ करना है। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन दिया एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने पूरे अकेडमी की हिस्ट्री में, यानी कि आज तक उस अकेडमी में किसी ने भी इतना हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर नहीं किया जितना एवेलिक डेनी ने कर दिखाया। ओके, शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, यानी कि अब ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब कि जितने ग्रुप के साथ वो परफॉर्म करती थी वो छोड़कर अब सोलो परफॉर्मेंस में आ गया, यानी कि वो अकेले ही परफॉर्म करती हैं। एंड जब उनका 3 ईयर कोर्स कंप्लीट हो गया ना, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कैप्चर किया था अवार्ड्स को, टॉप अवार्ड्स उन्होंने जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवेली वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक मूवमेंट, एंड इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ उन्होंने कर लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद भी आज तक उन्होंने कोई से भी हीरोइक अचीवमेंट, यानी कि महान का अचीवमेंट जो होता है ना कि बहुत महान, अपने बहुत सारे काम कर लिए, आज तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे एंड आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, देन आप वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, एंड वहाँ से लेकर वो सबसे ऊपर टॉप पर चली गई, मतलब कि शी हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। एंड बिकॉज ऑफ दिस जब वो टॉप राइट पर चली गई, जब वो बहुत ऊंचाई पर चली गई, यानी कि मतलब कि शी वॉज विनिंग इन हर लाइफ, उस समय पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ में मास्टरी कर रखी थी, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट में क्या किया था, उन्होंने मास्टरी कर रखा था। एंड अब उनका जो स्केड्यूल था ना बहुत बिजी हो चुका था, यानी कि फुल ऑफ एक्टिविटी था उनका स्केड्यूल में। It is intriguing to watch Emily function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. अब देखिए, जिसने ये स्टोरी को यहाँ पर, जिसने भी एमिली ग्लेनी की लाइफ के बारे में लिखा, उनका नाम डेब्रो कॉली है, तो वो बताते हैं कि मैंने देखा ना कि एमिली जो है ना इतने एफर्टलेसली, यानी कि इतनी मेहनती है वो, बिना सुने, मतलब कि शी कांट हियर, बट उतना जिस तरीके से वो एक्ट करी, जिस तरीके से वो काम को करती है, वो देखकर मुझे बहुत इंट्रिगिंग, फैसिनेटिंग लगता है, मुझे बहुत क्यूरियस लगता है कि किस तरीके से बिना सुने भी ये इतना अच्छा काम करती है। तो बताती हैं कि इन अ 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा एमिली ग्लेनी ने। एमिली ग्लेनी जो बताती हैं कि मैन विद बशी बेड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज़। यहाँ पर जो एमिली ग्लेनी होती है वो इंटरव्यू जो कर रहे होते हैं उनको बताती है कि जो मैन लोग होते हैं जिनके पास बहुत घनी घनी दाढ़ियाँ होती हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ट्रबल देते हैं। वो इस बात को ना हंसते हुए बताती हैं एंड फिर बताती है कि मतलब कि वो लोग ना सिर्फ मेरे लिप्स को नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है, बट मेरे पूरे फेस को देख रहे होते हैं, स्पेशली मेरे आइज़ को। एंड वो बहुत फ्लॉलेसली, यानी कि बिना मिस्टेक के वो बात कर रही होती है। वो भी एक स्कॉटिश लिल्ड, यानी कि स्कॉटलैंड में जिस तरीके से लोग बात करते हैं ना, उस तरीके से वो बात कर रही होती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हर टिल आई वॉज 11। तो एमिली ग्लेनी बताती है कि मैं 11 साल तक जब मेरी एज हुई थी तब तक मैं सुन सकती थी। दैट इज़ द रीज़न कि मेरा जो स्पीच, यानी कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो मैं क्लियर है, यानी कि मैं क्लियरली बोल सकती हूँ विदाउट मिस्टेक के। होता है ना कोई लोग बहुत हड़का के बोलते हैं, तो वो बताती है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं बोलती, मैं क्लियर, मेरा स्पीच जो है क्लियर है, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होती है, जो इंटरव्यू ले रही होती है एमिली ग्लेनी की, वो बताती है कि बट यहाँ पर उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज करके फ्रेंच में और बेसिक जापनीज़ में मास्टरी कर रखी, यानी कि उनको फ्रेंच भी आती थी और जापनीज़ भी आती थी एमिली ग्लेनी को। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense a sound passing up the stick into her fingertip. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. तो म्यूज़िक के लिए वो ये एक्सप्लेन करती कि मेरे पूरे बॉडी पार्ट में म्यूज़िक भरा हुआ है, ठीक है, के थ्रू मेरे स्किन से मुझे पता चलता है, मेरे चीक बोन्स में, इवन मेरे बालों में ये सब होता है जब मुझे पता चलता है कुछ भी, मतलब कि कुछ भी म्यूज़िक बजते हैं ना, तो मेरे बॉडी में
सेंसेशन होता है, टिंगल्स होता है, उसको बोलते हैं. व्हेन शी प्लेज अ जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग बाय द स्टिक इनटू अ फिंगर टिप. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो जो स्टिक होता है ना जाइलोफोन के, जो सब बजाते हो, वो स्टिक से लेकर उनके पूरे फिंगर टिप तक उनको सेंसेशन फील होता है. By leaning through the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. Leaning का मतलब क्या होता है? Leaning का मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा बेंड हो जाना, ठीक है. तो वहाँ पर ड्रम्स पे क्या करती है, वो थोड़ा सा झुक जाती हैं पीछे की ओर से. तो वहाँ पर वो क्या कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, मतलब कि अब उनके बॉडी में जितने भी साउंड्स होते हैं, इकोज़ होते हैं ड्रम्स के, उनको वो फील कर सकती है अपनी बॉडी में. एंड जब भी एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है ना, वहाँ पर वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है कि वाइब्रेशन जो उनके लेग से लेकर बेर मतलब कि जो उनके खाली पैर से लेकर उनके अपर लेग्स तक पहुँच सके वो वाइब्रेशन. Not surprisingly, Emily delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. और not surprisingly यानी कि एवली ने क्या किया, अपने ऑडियंस को क्या किया, डिलाइट्स किए जब उनको ना रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. शी मास्टर पिकनिस्ट जेम्स प्लेट्स गॉड में हैव टेकन. देखो, अब इस अवार्ड को मिलने के बाद जो मास्टर परक्यूनिस्ट के मेरे को बताया था कि जो लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में मास्टरी कर रखे होते हैं, अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, उनको बोलते हैं. तो वहाँ पर एक जेम्स ब्लेड्स होते हैं, वो बताते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. व्हाट वी हर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. यानी कि वो बताते हैं कि गॉड ने, मे बी गॉड ने क्या किया, उसकी सुनने की पावर को ले लिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एवली को कुछ रिटर्न में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया. यानी कि जो चीज़ हम लोग सुनते हैं ना, वो उस चीज़ को फील करती हैं. एंड इवन वो भी फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. यानी कि जितना हम लोग उस चीज़ को सुन नहीं पाते ना, वो उतना उस चीज़ को फील कर पाती है, बहुत डीपली फील कर सकती हैं. एंड इसी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करती हैं. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I've just got to work, often harder than a classical musician. So Evelyn confess करती है, बताती है कि मैं कैसी पर्सन हूँ जो बहुत ऑब्सेस्ड हूँ काम करने से. मतलब कि अ पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. यानी कि इंसान जिसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो काम करने को छोड़ दे, ठीक है. आप जस्ट गो टू वर्क मतलब बताती है कि मुझे क्या करना है, मुझे काम पर जाना है और इवन और ज़्यादा बेहतर हार्ड वर्क करना है जितना क्लासिकल म्यूजिशियंस करते हैं उससे ज़्यादा. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. जो रिवॉर्ड्स है ना, वो बहुत ग्रेट है, वो बहुत अच्छे हैं उनके लिए. जितना जितना वो मेहनत करती है, उनका जो रिजल्ट होता है वो और बेटर होता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवली ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम रेगुलर, यानी कि रेगुलर कॉन्सर्ट्स को अगर हम हटा कर देखें तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती है, इवन और भी फ्री जगह कॉन्सर्ट्स करती है. यानी कि जैसे कि फ्री कॉन्सर्ट्स करती है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स वगैरह में वो फ्री कॉन्सर्ट करती हैं. इवन वो बहुत हाई प्रायोरिटी देती है क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. जितने भी बहुत यंग म्यूजिशियन है, बहुत छोटे छोटे म्यूजिशियंस हैं, उनको बहुत हाई प्रायोरिटी देती है कि वो भी क्या करें, सीख सकें म्यूज़िक को. Anna Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. Okay, तो यहाँ पर एक बीथहोवन फंड की, मतलब कि यहाँ पर एना रिचलिन जो होती है, एक बीथहोवन फंड होता है जहाँ पर डीफ चिल्ड्रन के लिए पैसे जमा किए जाते हैं वहाँ पर फंड में. तो वो बताती हैं कि जो एमिली ग्लेनी है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकता हुआ एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, मतलब उन डीफ चिल्ड्रन के लिए जो सुन नहीं पाते. मतलब वो ये देखते हैं, वो उन्होंने ये सीखा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो वो नहीं जा सकते. मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो वो नहीं कर सकते, ठीक है. ये एना रिचलिन बताती हैं कि जो एमिली ग्लेनी है वो इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी शाइनिंग इंस्पिरेशन है जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए. एमिली ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. मतलब कि एमिली ग्लेनी ने इतना ज़्यादा अकॉम्प्लिश कर लिया अपनी ज़िंदगी में, इतनी सारी चीज़ों को पा लिया है जो आज तक उनके डबल एज. यानी कि अगर एमिली ग्लेनी की 16 है ना, तो अगर उनकी डबल एज यानी कि 32 ईयर्स के इंसान ने उतना नहीं पाया जितना एमिली ग्लेनी ने पा लिया. She has brought percussion in the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. तो
एवेलिग्रेनी जो होती है वो क्या करती है, परकशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिसेबल बनाना, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करती है ना, उन्होंने लोगों को नोटिसेबल बनाया, मतलब कि या बता सकते हैं कि उन्होंने बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया इंस्ट्रूमेंट को और समझाया लोगों को कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ग्रेट होते हैं, उनके नोटिसेबल, मतलब कि कोई भी चीज़ जो आप प्ले करते हो ना तो लोग उस पर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वही वो हमेशा ऑर्केस्ट्रा वगैरह में अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती थी और लोगों को नोटिसेबल हो गया कि ये शी इज़ गुड एट दिस इंस्ट्रूमेंट, शी इज़ गुड एट दैट, ठीक है। एंड वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो लोग इतना वैल्यू नहीं देते ना, अब लोग वैल्यू देने लग गए थे। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन दी, जो लोग हैंडीकैप्ड है, जो लोग चल नहीं पाते, उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनी कि वो लोग बोलते हैं कि अगर एवेलिग्रेनी ने काम किया तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, एंड नॉट द लीस्ट, बहुत कम तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत ग्रेट प्लेजर दिया लोगों को, मतलब मिलियंस, मतलब लाखों लोगों को, उन्होंने 10 लाख लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेजर दिया है कि वो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं अगर वो मेहनत रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।